अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। मैक्रो बेसिकली लार्ज स्केल पे जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं वो हमारा मैक्रो होता है, मैक्रो लेवल पे। मैक्रो बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस जब हम लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। इस इसमें वैल्यूएशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपका माइक्रो से डिफ़र करता है, ये इतना तो आप अवेयर हो गए इससे, ठीक है। माइक्रो जो है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो, कंज्यूमर का, फर्म का या इंडस्ट्री का बिहेवियर, उनकी सप्लाई जो है वो और डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअली आप देखते हो, ठीक है। और मैक्रो लेवल पे आप एग्रीगेट देखते हो कि ओवरऑल इकोनॉमी की क्या एग्रीगेट डिमांड है, क्या एग्रीगेट सप्लाई हो सकती है, ठीक है। ये बेसिक्स डेफिनेशन से आप अवेयर हो गए, ठीक है। हम आगे चलते हैं कि एवेल्यूएशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इब्तिदा या आगाज़ कैसे हुआ, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं, क्लासिकल जो आपके इकोनॉमिस्ट थे वो उसमें आ जाते हैं आपके स्मिथ, रिकॉर्डर से एंड मार्शल एटसेट्रा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स उनका ये कहना था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड जो है वो खुद क्रिएट करती है, यानी कि जितनी आपकी सप्लाई होगी, इसका मतलब है कि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही आपका जो है सेल आउट हो जाएगा, यानी कि जितना आपका आउटपुट होगा उतनी ही आपकी डिमांड होगी और वो सारा का सारा जो है वो सेल आउट हो जाएगा। दूसरा जो क्लासिकल बात करते हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और क्रेडिट मार्केट्स के रेफरेंस से वो ये कहते हैं कि जो आपकी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लेक्सिबल होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे अगर आप मतलब कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट मस्ट भी जो है वो इक्वल आएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऐसा चेंज होगा कि आपकी जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहेगी, ठीक है। इसी तरह आपकी वेजेस भी जो है वो फ्लेक्सिबल होंगी, जिससे आपकी सप्लाई ऑफ लेबर और आपकी डिमांड फॉर लेबर जो है वो इक्वल होगी। और लेसिस फेयर होगा। लेसिस फेयर होता है कि आपकी गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं या बिल्कुल जो है थोड़ा होता है, ठीक है। क्लासिकल्स का ये था, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जेएम केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इकोनॉमिस्ट जो है मेन आपका जो इकोनॉमिक्स का जो है केन्स इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। इसकी बुक थी जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसमें ये 1936 की इसकी बुक थी, जिसमें इसने जो क्लासिकल का व्यू था वो रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। क्लासिकल व्यूज़ को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। क्लासिकल कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। और इसने अपनी थ्योरी दी थी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। और इसने कहा था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होते हैं, जहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड जो है या एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू आपका जो है वो डिटरमिन होंगी आपकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। और इसने कहा था कि समटाइम्स आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ग्रेटर हो सकती है एग्रीगेट सप्लाई से। उसमें क्या होगा कि यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड यानी कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आपके आउटपुट एग्रीगेट सप्लाई से, तो यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप होगा। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम भी हो सकती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, यानी कि प्राइसेस जो है वो फॉल डाउन होंगे, यानी कि आपका डिफ्लेशनरी गैप होगा। डिफ्लेशन होती है जब आपके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो, और इन्फ्लेशन जब आपके प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाएं, ठीक है। और इसने जो है मेन कंसेप्ट दिया था इन्फ्लेशन का एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और इसने कहा था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपकी हिक्सियन अप्रोच आ जाती है, हिक्सियन मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। हिक्स ने बेसिकली आपकी 2 टाइप्स ऑफ मॉडल दिए था, IS-LM मॉडल, ठीक है। IS जो है वो आपकी गुड मार्केट्स का मॉडल था और LM जो है वो आपकी मनी मार्केट का मॉडल है, ठीक है। I इन्वेस्टमेंट और S सेविंग, इसके थ्रू जो है उसने गुड्स मार्केट में जो है इक्विलिब्रियम को बताया था कि किस तरह गेन किया जाता है, और LM भी इसी तरह बताया था। और जहाँ पे दोनों LM होता है मनी मार्केट का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट और मनी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो LM अप्रोच के थ्रू आपको पता चलेगा। और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो आपके हिक्स ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है।
मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका यह आ जाता है कि जो केन्स है उसने आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेवल ऑफ प्राइसेस से जो है लिंक नहीं किया था, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेवल ऑफ प्राइसेस से जो है वो लिंक कर दिया था, ठीक है। और आपका जो मॉडर्न एस कर्व था वो आपका रिलेशनशिप बताएगा प्राइस लेवल एंड आउटपुट लेवल। मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड कर्व है जो है वो आपका रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस लेवल एंड एक्सपेंडिचर, जो कि आपका जो केन्सियन में था एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्राइव हो रहा है वो ये चीज़ें नहीं बताते, ठीक है। और उसके अलावा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने आपका शिफ्टिंग भी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी कि प्राइस एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी वजह से आपकी एग्रीगेट सप्लाई या डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, या आपकी जो सप्लाई शॉक्स आ रहे हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर स्टेबलाइजेशन। इसमें आपने फर्स्टली जो आपने क्लासिकल्स का था उनका था 1930s के ग्रेट डिप्रेशन जो इकोनॉमी में आया था, ठीक है, सप्लाई शॉक्स की वजह से या प्राइसेस की वजह से, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा जो इनको इशू था अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको ओवरकम करने के लिए क्लासिकल ने अपने व्यू दिए, उसके बाद केन्स ने उसको रिजेक्ट किया, केन्स ने अपने दिए, ठीक है। उसके बाद जो 1960s में था वो इशू था इन्फ्लेशन। इन दोनों को ओवरकम करने के लिए जो आपके पास आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा और फ्लिप्स कर्व अप्रोच आएगी, ठीक है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से होती है, ठीक है। ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है उसके बाद जो आपकी प्राइसेस बढ़ने लगती हैं ना इकोनॉमी में, वो आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आपकी कॉस्ट की वजह से होती है, ठीक है, यानी कि आपकी जैसे जैसे कॉस्ट की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगी उससे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जाएगी। फ्लिप्स का अप्रोच जो होती है वो ट्रेड ऑफ होती है आपका बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप बताती है, जिसे हम डिटेल में नेक्स्ट आके पढ़ेंगे, ठीक है। और इन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आपके केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे जो कि केन्स को फॉलो करते थे, ठीक है। उसमें वॉल्टर हेलर, जेम्स रॉबिन एटसेट्रा जो है ये सारे आपने पढ़ लेने हैं। बेसिकली आपकी 2 पॉलिसीज़ होती हैं जिससे आप जो है आपके इकोनॉमी के इश्यूज जो है उसको ओवरकम करते हो। एक फिजिकल होती है और एक मॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी जो होती है बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें टैक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है सब चीज़ों को, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी होती है कि इंटरेस्ट रेट और मनी के रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो मनी सप्लाई के थ्रू आप कंट्रोल करते हो अपने इश्यूज़ को, ठीक है। जो केन्सियन इकोनॉमिस्ट थे वो अपना जो है प्रेफर करते थे फिजिकल पॉलिसी को, यानी कि वो उनका एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक्सपेंडिचर्स पे जोर था, ठीक है। और इनको फिजिकल लिस्ट भी कहते हैं और एक्टिविस्ट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये प्रेफर करते थे मोनेटरी अप्रोच को। फिजिकल इनका था कि सप्लाई के चेंज होने से या इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ में चेंजिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, ठीक है। नेक्स्ट 1970s का स्कूल ऑफ थॉट। पहले 1960s में जो स्कूल ऑफ थॉट क्या था और अब 1970s में न्यू क्लासिकल आए थे। जो आपके क्लासिकल हैं NEO वाले वो केन्सियन से पहले थे, अब ये न्यू क्लासिकल जो हैं ये बाद वाले हैं, ठीक है। ये रैशनल बिहेवियर होता है कि विद द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंज्यूमर को पता होता है कि क्या लेना है और क्या उसने नहीं बाय करना, उसको फुल इंफॉर्मेशन होती है, उसको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नेक्स्ट ये हो जाएगा और नेक्स्ट ये हो जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंज्यूम करता है, परचेज करता है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग उसकी डिमांड या सप्लाई होती है, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमिक एजेंट्स जो बेसिकली होते हैं वो आपके हाउस होल्ड्स होते हैं, ठीक है, और फर्म्स होती हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस आर रैशनल होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है इनको फुल, ठीक है। और मार्केट विद क्लियर ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी सप्लाई और डिमांड आपके अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन होगी तो आपकी मार्केट जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसके बाद 1980s के न्यू केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। वो ये बिलीव करते थे, वो जो आपका न्यू क्लासिकल थे उनके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि मार्केट्स जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहती। उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि मार्केट्स क्यों फेल होती हैं और उन्होंने बताया था कि फ्लक्चुएशंस आती हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जिससे की वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद है आपके लॉन्ग रन एंड पोस्ट केन्सियन स्कूल ऑफ थॉट।
अब जो हमने पहले पढ़ा वो आपका शॉर्ट रन था, ठीक है। केन्जियन का जो हमने पढ़ा उसमें शॉर्ट रन पीरियड का उसने आपका इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिन होती है शॉर्ट रन पीरियड के लिए था, ठीक है। पोस्ट केन्जियंस ने जो है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताया था नेशनल इनकम का, जिसे आप ग्रोथ मॉडल्स ऑफ ग्रोथ के मॉडल भी कहते हो, ठीक है। हेरोडोमर मॉडल, सोलो ग्रोथ मॉडल एटसेट्रा, ये आपके पोस्ट केन्जियन के स्कूल ऑफ थॉट के मॉडल्स हैं, ठीक है। और इनके जो इकोनॉमिस्ट के नेम है वो आप बुक से देख लेना, ठीक है। ओपन इकोनॉमी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितनी भी हमने पहले स्कूल ऑफ थॉट या अप्रोचेस देखी हैं वो सारी क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है। लेकिन ओपन इकोनॉमी में आपके 4 के 4 सेक्टर आ जाएंगे, यानी कि आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी इंक्लूड हो जाएगी जब आप इकोनॉमी की आउटपुट को डिटरमिन करोगे, नेशनल इनकम को डिटरमिन करोगे, ठीक है। अब आपका मेन जो था वो केन्जियन रेवोल्यूशन था, और जितने भी केन्जियन रेवोल्यूशन में हमने पॉइंट्स पढ़े कि इसने जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पब्लिश की थी 1936 में, ठीक है। इसने इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन कैसे करते हैं वो अप्रोच बताई थी, ठीक है। इसने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू बताया था। इसने सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, सेल्स लॉज ऑफ मार्केट वही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है। इसको रिजेक्ट करके जो है अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। केन्जियन रेवोल्यूशन में ये था कि इसने जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन को प्रेफर किया था और क्लासिकल ने नहीं किया था। वही सारा कुछ जो हमने शुरू में केन्जियन का पीरियड में पढ़ा है वही उसकी केन्जियन रेवोल्यूशन है, ठीक है। वो आपने इसको पढ़ लेना है और बाकी का हम नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।